Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हम लोगों ने कल ऑर्गल डायग्राम्स डिस्कस किए थे फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो एक एक करके हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि here the oxidation state of titanium is +3 means 3 electrons are less here। इसका मतलब जो इसका विन्यास है वो क्या हुआ, 3d1 हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन है 3d2 4s2, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2d में से और एक s में, 2 s में से और एक d में से, तो टोटल हमारे पास बचा 3d1। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये एक अष्टफलकीय संकुल होता है। नंबर 3 पॉइंट, द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट। इस संकुल का रंग गहरा बैंगनी होता है। नंबर 4 पॉइंट, अगर हम देखें इसके अवशोषण स्पेक्ट्रम को तो हम देखते हैं कि 5000 एंगस्ट्रॉम पर ये एब्जॉर्ब करता है। जो लाइट ये एब्जॉर्ब करता है उसका कलर होता है येलो एंड ग्रीन, और जो ये रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट का कलर होता है रेड एंड वायलेट। वो इसको वायलेट कलर देता है, गहरा बैंगनी सा रंग देता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्ट कलर होता है वही हमें दिखाई देता है, वही कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ना। जो एब्जॉर्ब करता है वो उसका कलर नहीं होता, और जो रिफ्लेक्ट कलर होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या रहा, वॉयलेट, है ना। देन द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो आपको पता है कि उसमें व्हेनेवर देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल देन T2g ऑर्बिटल्स आर ऑफ लेसर एनर्जी एंड Eg ऑर्बिटल्स आर ऑफ मोर एनर्जी, है ना। Eg जो ऑर्बिटल्स होती है वो ज़्यादा एनर्जी की होती है। क्यों? क्योंकि जो Eg ऑर्बिटल्स होती है वो कौन सी होती है, dx2-y2 और dz2 ऑर्बिटल होती हैं, और इनके लूप्स एक्सिस के अलोंग होते हैं। और लिगेंड्स हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में x, y और z एक्सिस से आते हैं। इससे Eg की एनर्जी बढ़ जाती है और T2g की एनर्जी कम हो जाती है। अब जो T2g और Eg के बीच एनर्जी डिफरेंस है उसे हम डेल कहते हैं, और वो एकमात्र जो इलेक्ट्रॉन होता है वो T2g को ऑक्यूपाई करता है। और इस तरह से इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है T2g1 और Eg0, है ना। तो आप यहाँ देखिएगा, ये मैंने बनाया है डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिएगा डी ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिट अप इनटू T2g एंड Eg। जो एनर्जी गैप है वो डेल कहला रहा है। इसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन T2g को ऑक्यूपाई करता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द Eg ऑर्बिटल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एट 5000 एंगस्ट्रॉम। और जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट वो येलो ग्रीन है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो वॉयलेट कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसी कारण से इस संकुल का रंग बैंगनी होता है। ओके, अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, वी आर गेटिंग अ ब्रॉड हम्प इन द स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। दिस स्पेक्ट्रा इज ड्रॉन बिटवीन, क्या देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वेव नंबर विच इज इन सेंटीमीटर इनवर्स, और ऊपर हमने लिया लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। वाई एक्सिस पे हमने लिया है मोलर अवशोषण। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो 5000 एंगस्ट्रॉम पर हो रहा है लैम्डा पर। उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर है वो है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है दिस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द डेल, है ना। डेल के मान पर निर्भर करता है। तो डेल का मान बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम लिगेंड की बात करें तो लिगेंड डेल के मान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके लिए डेल का मान कम होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके लिए डेल का मान ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल शो कर रही हूँ, आप देखिएगा इसे। जब आप इस टेबल को देखेंगे तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस टेबल that the ligands are from in all these complexes same metal is present but the ligands are different. Okay, so if we are having the chloride ligand then it absorbs at 13,000 centimeter inverse,
And if you are taking fluoride ligand, then it absorbs at 18,900 inverse. And if we take water, then it absorbs at 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स. और अगर हम साइनाइड लेते हैं तो वो 22,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्ब करता है. ओके, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि T2G और EG के बीच ऊर्जा का अंतर बढ़ता जाता है. बिकॉज साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट एब्जॉर्ब्स एट हाई फ्रिक्वेंसी, whereas chloride and fluoride are weak field ligands, they absorbed at lesser frequencies. Okay, now there are three main points about the spectra of this complex. और वो तीन मेन जो पॉइंट है वो है the position of the band, number 2 intensity of the spectra, and number 3 is the broadness of the spectra. यानी बैंड की स्थान क्या है, वो किस जगह पे आ रहा है, उसकी तीव्रता कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है ना. तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. जो बैंड की स्थिति होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेल और डी क्यू, है ना. इन केस ऑफ द D1 सिस्टम, जब आप देखोगे ऑर्गल डायग्राम जो हम बनाते हैं, डी क्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स वर्सेस एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो आप देखेंगे कि अवशोषण की आवृत्ति ही डेल के बराबर होती है ना. तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं एक्साइको टाइटेनियम 3 आयन, सो द वैल्यू ऑफ डेल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 20,300 इनवर्स. ओके, सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, since 1 kilojoule per mole is equals 83.7 centimeter inverse and 1 kilocalorie per mole is 350 centimeter inverse. So we can convert the value of del also in kilojoule or kilocalorie per mole, है ना. kilojoule per mole और kilocalorie per mole by dividing with 83.7 or 350. Okay, so you see that after that we get the value of del equals to 43 kilojoule per mole or 58 kilocalorie per mole. Okay, now since we have to calculate the value of dq, we know that dq is equals 10, del is equals 10 dq, so dq is equals del upon 10. तो जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, we divide this value by 10 and finally we get the value of the dq in kilojoule per mole and kilocalorie per mole. Okay, then the second important point about the spectra is the intensity of the spectra. आप देखेंगे कि अभी अभी हमने स्पेक्ट्रा देखा तो आपने क्या नोट किया कि इसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है. क्यों? बिकॉज दिस ट्रांजिशन इज लैपोटे फॉरबिडन, क्योंकि ये जो संक्रमण होता है वो लैपोटे वर्जित संक्रमण होता है. हम सिलेक्शन रूल में पढ़ चुके हैं. इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन. अष्टफलकी संकुलों में डी संक्रमण क्या होते हैं, वर्जित होते हैं. क्यों वर्जित होते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैपोटे सिलेक्शन रूल इन सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जीरेट टू जीरेट एंड अनजीरेट टू अनजीरेट इज फॉरबिडन, है ना. और आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो एक सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है. डी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो सारी जीरेड होती हैं. इसका मतलब एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होना चाहिए. और यही कारण है कि संक्रमण नहीं होना चाहिए फिर भी होता है, बिकॉज ड्यू टू द ब्रेक डाउन और द रिलैक्सेशन इन द दिस रूल, है ना. तो इसका कारण क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है और इसीलिए हमें इसकी तीव्रता कम मिलती है. अब कारण क्या था ब्रेकडाउन का, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ. एक जो कारण हमें समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि जो CFT ने अजम्पशन दी थी मेटल लिगेंड बॉन्ड जो कि आयनिक है वो सही नहीं हो. अगर ऐसा होता तो मेटल की ऑर्बिटल शुद्ध रूप से डी ऑर्बिटल होती और वो प्योरली जीरेड होती, तो डी संक्रमण होना ही नहीं चाहिए. So the only option of DD transition is only possible when there is mixing of metal and ligand orbital, because
लिगेंड के पास p करेक्टर हो सकता है ऑर्बिटल का जो कि अनजीरेट हो, जिससे जो मेटल की ऑर्बिटल है वो प्योरली जीरेट नहीं हो करके अनजीरेट मिक्स हो जाए और रूल टूट जाए। ओके, जो सेकंड हमें समझ में आ रही है बात वो ये आ रही है, ड्यू टू द वाइब्रोनिक कपलिंग मेटल लिगेंड बंध में क्या होता है, कंपन होता है और इसी के कारण किसी एक क्षण के लिए केंद्र की समिति नष्ट हो जाए, है ना। किसी जब वाइब्रेशंस होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी एक क्षण के लिए ख़त्म हो सकती है और इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि रूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्पेक्ट्रा इज द ब्रॉडनेस ऑफ द स्पेक्ट्रा। द स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ लाइन स्पेक्ट्रा बट इट इज़ लाइक अ ब्रॉड बैंड, एक चौड़े बैंड के रूप में होता है। और आप क्या देखेंगे कि क्योंकि ये चौड़े बैंड के रूप में है, इसकी तीव्रता बहुत ही कम है, क्योंकि अगेन हम कहेंगे कि जस्ट बिकॉज दिस इज़ द फॉरबिडन बैंड, है ना। तो कुल मिलाकर हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। इसमें हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया है। इससे पहले हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़ी थी, है ना। अब कल वाले जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी द क्वेश्चंस आंसर रिलेटेड विद दिस। ओके, so thank you so much for watching this video.